हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो हमने अपना इलस्ट्रेशन नंबर कौन से पे पहुंचे हुए थे, 20 नंबर इलस्ट्रेशन पे पहुंचे थे, जिसमें हम सीख रहे थे कि लूप वगैरह कैसे बनाया जाता है। अगर हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए वो लेस देन 0 आ गई, तो उस केस में हमें कैसे से ऑप्टिमल लेके जाना है। तो ये क्वेश्चन जब मैं देखने बैठी क्लास खत्म होने के बाद, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा कि मैंने तो कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी कल वाली क्लास में। क्या गड़बड़ कर दी? 3 गड़बड़ कर दी मैंने। सबसे पहली गड़बड़ तो मैंने कर दी यहाँ पे F3W3 निकालते हुए। अब देखो F3W3, यहाँ पे आपका CIJ कितना है? 52 है, और मैंने कितना लिख दिया है? 53 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 52, जिसकी वजह से आपके V3 की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके V3 की वैल्यू? यहाँ पे आ जाएगी 52, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 52। 52 प्लस 2 कितना होता है आपका? 54। V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54 आ जाएगी V3 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपने V3 की वैल्यू सही कर लो, 54। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपका V3 एक यहाँ पे यूज हुआ था, क्योंकि V3 की वैल्यू हमने 55 निकाल दी थी गलती से, थी 54, तो V3 यहाँ पे यूज हुआ था। तो यहाँ पे आपके V3 की वैल्यू 54 है, तो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? 0 आएगी। सेकेंड थिंग मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इसे कैलकुलेट करना एक बार जरा, 0 माइनस -8 प्लस 0 करो। देखो 0, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 0 इज -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा मैम, माइनस माइनस। तो कैसे आ जाएगा? यहाँ पे 0 प्लस 8 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8 आएगा, -8 नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका? 8 आएगा, और उसी तरह से यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2। तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन 0 थी, तो इस केस में आपका जो ये सॉल्यूशन था ये ऑप्टिमल ही था। ठीक है, हम ऐसे इसमें लूप वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा सॉल्यूशन जो हमने पहले निकाला वो ऑप्टिमल ही था। अब देखो, अब इसमें पता है इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है? मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ को देखा था अभी कल ही, तो उसमें उन्होंने पता है क्या किया है? हमने जैसे यहाँ पे एलोकेशन की ना 100, ओहो क्या हुआ, हमने जैसे यहाँ पे एलोकेशन की ना 100, मैंने आपको लॉजिक भी बताया मैंने क्यों यहाँ पे एलोकेशन की है। मैं देखती हूँ कि जहाँ पे ज्यादा एलोकेशन हो सकती है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, यहाँ पे 100 एलोकेशन कर दी हुई थी, जिसकी वजह से उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया। तो उसे 2-3 स्टेप्स लगाने पड़े, जैसे मैंने कल बता रही थी ना लूप बना के, तो उसे ऐसे लूप बना के 2-3 स्टेप्स बनाने पड़े, फिर जाके उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आया था। तो हम तो पहले ही दिमाग लगा के चल रहे हैं, तो हमारा पहली बार में ही सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। चलो इसी बहाने, भले मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से सॉल्यूशन लंबा खिंच गया, बट इसी बहाने हमें समझ आ गया कि लूप कैसे बनाने हैं हमें। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम्स में तो लूप बनाने हैं, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, समटाइम्स मैं भी कर देती हूँ, आपसे भी पेपर में हो सकती है, ध्यान में रखना। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा मतलब कितनी छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, और पूरा क्वेश्चन हिल के रह गया। चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, ये वाला। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? इज देयर एनी सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, सो इफ सो इन विच प्लांट शुड वी एसोसिएट दैट सरप्लस कैपेसिटी। मतलब किसी प्लांट की सरप्लस कैपेसिटी है। अब देखो है, कैसे पता मैम आपको है? क्योंकि हमने यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस किया था ना, डमी मतलब नकली, तो वो जो डमी जिसको भी गया है उसकी वो कैपेसिटी सरप्लस है। अब डमी किसको गया है? डमी एलोकेशन गई है यहाँ पे, F1 को डमी एलोकेशन गई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लांट F1 हैज डमी कैपेसिटी। अब उन्होंने पूछा अगर है डमी कैपेसिटी तो कितनी है डमी कैपेसिटी? तो कितनी डमी कैपेसिटी है? 100 यूनिट्स की। 100 यूनिट एक्स्ट्रा गई है ना, डमी को गई है ना, F1 को। तो प्लांट F1 है सरप्लस कैपेसिटी, डमी क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे मैं? सरप्लस कैपेसिटी विद 100 यूनिट्स। ठीक है, इतना सा था ये। थर्ड में उन्होंने क्या बोला है? इज देयर एनी ऑल्टरनेट सोल्यूशन फॉर द ऑप्टिमम सोल्यूशन अचीव्ड इन। जो आपने ऑप्टिमम सोल्यूशन अचीव किया है, क्या उसमें कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? यस मैम है। मैंने क्या बोला था? अगर आपकी कोई भी कॉस्ट 0 आई है, दैट मीन्स कि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट 0 आई है, मतलब कि जो आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला है ना, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है। तो इन्हें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बना के एक बार बता देते हैं कैसे बनेगा। जैसे मैंने लूप बनाना सिखाया ना, वैसे बनेगा। अभी हमारे पास जब नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने नेगेटिव वैल्यू के ऊपर लूप बनाया ना, है ना, ताकि उसकी सही एलोकेशन कर सके। उसी तरह से अब हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहिए, तो जो 0 वाली वैल्यू है उसके ऊपर हम लूप बना देंगे, सिंपल सी बात है।
बनाओ यहाँ पे पहले टेबल नीचे, इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं नीचे। ठीक है, जीरो कहाँ पे कॉस्ट आई थी हमारी, जीरो F1W3 पे, F1W3 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको बनाना शुरू करना है लूप। लूप कैसे बनता है मैंने कल ही सिखाया था, लूप कैसे बनता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सारे एलोकेटेड सेल्स पे चलेंगे कि यहाँ से चलते F1W3 पे है ना, F1W3 पे हमारी जीरो कॉस्ट, तो हम यहाँ से ऐसे चलेंगे, हम अपने सारे एलोकेटेड सेल्स पे चलते जाएंगे। हमें अनएलोकेटेड सेल जो हमारा जो हमें पकड़ना है, लूप जहाँ से स्टार्ट करना है वहां से इस तरह से चलना है कि हम एलोकेटेड सेल्स पे चलते जाएं, और एलोकेटेड सेल्स पे चलते चलते मैं अपने जहां से स्टार्ट किया है वहां पे पहुंच जाऊं। तो हम यहाँ से चलेंगे, अब देखो मैं इधर नहीं, इधर आ जाऊंगी, फिर मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगी, मैं तो फंस गई, तो इधर तो मैं नहीं आऊंगी, फिर इधर चल के देखते हैं। यहाँ से मैं जाऊंगी यहाँ तक, वेरी गुड, एलोकेटेड सेल पे पहुंच गई। यहाँ से मुझे फिर से एलोकेटेड सेल मिल गया नीचे, मैं आ गई यहाँ पे एलोकेटेड सेल पे, वेरी गुड। यहाँ से मुझे फिर से एलोकेटेड सेल मिल गया, मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ से तो आप सीधा जा ही सकते हो। बन गया मेरा लूप एलोकेटेड सेल पे चलते चलते। अब क्या करना है, मुझे प्लस माइनस के साइन देने हैं। ऑफ कोर्स जहां से स्टार्ट किया है वहां पे आप क्या दोगे, प्लस का साइन दोगे, देन माइनस का साइन, देन प्लस का साइन, देन माइनस का साइन। जहां से स्टार्ट किया ना वहां से आपको प्लस का साइन देने चलता है, देन प्लस माइनस ऐसे करना है। ठीक है, लॉजिक मैंने बताया था आपको क्यों प्लस माइनस करना है, क्योंकि आपको एलोकेशन हटानी है ना, तो कुछ एलोकेशन को प्लस करना पड़ेगा, कुछ एलोकेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब किसे प्लस माइनस करें, तो हमें क्या देखना है, जो माइनस, जहां पे माइनस साइन लगा है उन एलोकेशन में से जो लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन है। क्यों मैम ऐसा, वो भी मैंने कल ही बताया था, क्योंकि एलोकेशन कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अगर सोचो मैं यहाँ पे 240 उठा लेती, या फिर कोई भी और वैल्यू 54 भी उठा लेती, तो यहाँ पे माइनस करना, 20 माइनस 54 करोगे तो आपके पास माइनस में आंसर आ जाएगा। तो क्या आप यूनिट्स कभी भी माइनस में दे सकते हो, -1 पेन हो सकता है आपके पास, नहीं हो सकता मैम, या तो जीरो होगी यूनिट्स, या तो मोर देन जीरो होगी। इसीलिए जहां पे माइनस साइन लगा है वहां पे जो एलोकेशन है उसमें जो सबसे कम वाली एलोकेशन है वो आपको उठानी है। तो इस केस में है आपके पास 20, 20 को ही प्लस माइनस करेंगे, तो न्यू आपके पास कैसे बन जाएगा लूप, न्यू एलोकेशन कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे नीचे बनाती हूँ आपकी न्यू एलोकेशन। चलो न्यू एलोकेशन करते हैं। अब यहाँ पे होगा माइनस आपका -20, तो जीरो एलोकेशन हो जाएगी। यहाँ पे कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 0 + 20, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 20 एलोकेशन। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 220 एलोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 360 एलोकेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जीरो एलोकेशन हो जाएगी। ये बन जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक है, अब इसे आपको कॉस्ट वाइज रिप्रेजेंट कर देना है। F1W2 equals to 56 into 280. F1W3 equals to 54 into 20. Then 0 into 100. Then 58 into 200. Then 54 into 300. Then 52 into 220. Then 60 into 360. Then 60 into 20। ठीक है, कॉस्ट निकाल के देख लेना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट है आपकी, जो हमने ऊपर निकाली थी ना वही सेम आएगी। यहाँ पे हमने निकाली होगी, नहीं निकाली है, चलो इस केस में भी ये भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और वो था नीचे वाला वो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। इस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेना, और इस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना, आपकी सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों ही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, दोनों से कॉस्ट सेम आएगी, बस हमने एलोकेशन का जरिया चेंज कर दिया, कहीं पे कुछ कुछ एलोकेशन कर दिया अलग से। समझ आया आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन कैसे बनाना है, अगर हमारे पास नेगेटिव में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए फिर कैसे करना है, ये सब चीजें हमने सीख ली है। अब बस हमें फटाफट से धड़ाधड़ अपने क्वेश्चन करते जाने हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने सीखने वाले सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपना, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 21। अ कंपनी हैज 4 फैक्ट्रीज, F1, F2, F3 एंड F4, 4 फैक्ट्रीज है कंपनी के पास, मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज हमें मिल गई हैं,
प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट डाइफर फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री एंड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन द फर्स्ट टू रोज। फर्स्ट टू रोज में ना आपको ये फर्स्ट टू रोज में उन्होंने आपको क्या दिया है, कॉस्ट दी है। क्या कॉस्ट दी है, प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट दी है, ये याद रखना, प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट दी है। डाइफर फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री, हर फैक्ट्री की प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट उन्होंने अलग अलग दे रखी है। ये टू रो में प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट गिवन है आपको, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला है, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू सेल्स डिपार्टमेंट S1 S2 S3, फैक्ट्री टू सेल्स डिपार्टमेंट S1 S2 एंड S3 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपको ये दे रखी है, ये जो है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है। ये आपको दे रखी है इनकी फैक्ट्रीज की अवेलेबिलिटी, मतलब कितना सामान सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी सप्लाई है, और ये आपको दे रखी है जो आपकी दूसरी सेल्स यूनिट है उनकी डिमांड कितनी है, ठीक है। The last two columns in the table gives the sales price and the total requirement at each sales department. The production capacity of each sales factory is given in the last row. ठीक है, determine the most profitable production and distribution schedule and the corresponding profit. The surplus product should be taken to yield the zero profit. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो फटाफट से उसका ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना दो, फिर इसके बाद इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, फिर उसके बाद अपना ऑप्टिमलिटी चेक करो, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर आप आगे की वीडियो देखना। चलो आपने करके देख लिया, अब ये क्वेश्चन मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे सोल्व होगा, ठीक है। जिनका आंसर निकल गया वो आंसर मैच कर लेना, जिनका नहीं निकला है वो देख लेना कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें इसे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसे टेबल में बिठाना पड़ेगा, फिर ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में बिठाना है, तो सबसे पहले तो बेटा जी देखो इसमें आपको ना मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको सारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखी है, नहीं पता है कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर ये दे रखा है आपको सेल्स पर यूनिट, ये है आपकी डिमांड और ये है आपकी सप्लाई, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या पूछा है एंड में, दिस determine the most profitable production and the distribution schedule and the corresponding profit, आपको प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स को प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे लॉस मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद हम अपनी सारी वर्किंग्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे बनेगी हमारी मैट्रिक्स, S1 S2 एंड S3 हमारे पास जो है, क्या थी हमारे पास, S1 S2 सेल्स डिपार्टमेंट है, और F1 F2 F3 एंड F4 हमारे पास फैक्टरीज हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट ऊपर आएगा, डेस्टिनेशन ऊपर आती है ना हमेशा, यहाँ पे लिखते हैं, चलो S1 S2 S3 F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब बीच में हमें प्रॉफिट निकलना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे प्रॉफिट निकलता है ना। प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, आपके पास सेल्स अमाउंट होती है, उसमें से आप लेस करते हो आपकी जो भी कॉस्ट आई होती है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है आपका प्रॉफिट। उसी तरह से हम करेंगे, हमारे पास सेल्स पर यूनिट दे रखी है, हमारे पास ऊपर दे रखी है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को प्लस करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट को हम प्लस करेंगे, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब इसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितना कॉस्ट है। अब देखो F1 की आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 15, रॉ मटेरियल कॉस्ट है 10 एंड आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 3, ठीक है। तो इसे ये कैसे होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे ना अभी से खुला कर लेते हैं, फिर बन जाएगा ये आराम से, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास 15 प्लस फैक्ट्री। अब यहाँ पे आपको F1 से S1 नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना बेटा, F1 से S1 तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में देखोगे ना। वो बोल रहे हैं कि फैक्ट्री 1 में आप कुछ भी प्रोड्यूस करो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट 15 पर यूनिट लगेगी, F2 फैक्ट्री में करोगे 18 पर यूनिट लगेगी। तो अभी हम F1 फैक्ट्री देख रहे हैं, तो F1 में मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी 15 पर यूनिट प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट लगेगी 10 पर यूनिट प्लस, अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखनी पड़ेगी,
F1 से S1 पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है 3, तो F1 से S1 ही हम देख रहे हैं, तो 3 ये हो जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट। सेल्स में से माइनस कर देनी है मेरे को कॉस्ट, सेल ये कॉस्ट को इधर ले जाओ। अब हमारे पास सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स हमारे पास दे रखी है ये, इसे थोड़ा सा क्लीन कर ले ताकि हमें समझ आए। सेल्स हमारे पास दे रखी है, ये वाली हमारे पास है सेल्स, ठीक है। S1 पे सेल्स डिपार्टमेंट 1 पे पर यूनिट सेल का आपका प्राइस है 34 रुपीज, ठीक है। तो 34 माइनस दिस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी वैल्यू, करना एक बार। 15 प्लस 10 प्लस 3, टोटल कॉस्ट है आपके पास 28, माइनस कर दो 34 पर यूनिट है ना आपका सेल्स प्राइस, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास पर यूनिट, 6 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। अगर आप F1 से S1 पे ट्रांसपोर्ट करते हो आप अपने गुड्स, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 6 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट बता रहा है ये, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। देन उसी तरह से हम S2 एंड S3 भी निकाल लेंगे। S2 की निकालो अभी, उसी तरह से S2 की कैसे निकल जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट है आपके पास 18 पर यूनिट F2 फैक्ट्री पे। अभी F2 से S1 निकालने वाले हैं, अगर आप इधर को चलने वाले हो S2 एंड S3 के लिए, तो फैक्ट्री तो आपके पास F1 ही है, तो हम F1 ही देखेंगे। तो पहले ऐसे करते हैं, इधर रो वाइज हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हम कॉलम वाइज चलेंगे। तो रो वाइज अब हम S2 की निकाल लेते हैं, फैक्ट्री तो F1 ही आ रही है हमारे पास, तो हमें यही लेनी है फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी हमें यही लेनी है, ठीक है। तो 15 प्लस 10 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, अब F1 से S2 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 रुपीज पर यूनिट, तो 1 आ जाएगा। अभी S2 डिपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस कितना है 32, तो कितने आपका प्रॉफिट आ गया टोटल, 15 प्लस 10 प्लस 1 इज 26, और 32 सेल्स में से तो कितना प्रॉफिट आ गया आपका 6 रुपीज पर यूनिट। उसी तरह से S3 का भी निकाल लेंगे। अब S3 भी F1 पे है अभी, है ना, तो F1 पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 10 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 5, सेलिंग प्राइस कितना है S3 पे 31, 15 प्लस 10 प्लस 5 इज 30, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे F2 के लिए। अब F2 के लिए आपकी कॉस्ट बदल जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट दिस एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट इज दिस 18 प्लस 9, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, F2 से S1 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 9, और S1 का सेलिंग प्राइस कितना है 34, S1 का तो सेलिंग प्राइस हर जगह पे 34 ही रहेगा, तो इसे पहले लिख ही लेते हैं, इसका 32 ही रहेगा और इसका 31 ही रहेगा, ठीक है। सेलिंग डिपार्टमेंट में तो हमारे प्राइस सेम ही है। अब इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 18 प्लस 9 प्लस 9 36 हमारे पास है, इसका भी कॉस्ट आ रही है 36, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कम है हमारे पास 34, 34 में से 36 क्या, इसके आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास लॉस है, कितना -2 का लॉस गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट S2 के लिए 18 प्लस 9 वो तो सेम ही रहेगा ना आपका, F2 डिपार्ट अभी F2 फैक्ट्री कर रहे हो ना, तो 18 प्लस 9 तो सेम ही रहेगा, बट F2 से S2 की आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी 7, उसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे 18 प्लस 9 प्लस 8, देन F3 फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट है 14 एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट है 12, 14 प्लस 12 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगेगी F3 से S1 की 5, नेक्स्ट 14 प्लस 12 प्लस 4, 14 प्लस 12 प्लस 3, देन नेक्स्ट आ जाओ F4 फैक्ट्री पे 13 एंड 9, 13 प्लस 9 प्लस 5, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, 13 प्लस 9 प्लस 5, 13 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है।
ये हमने सारे अपने लिख लिए हैं सेल्स माइनस कॉस्ट करके। अभी प्रॉफिट निकाल लो फटाफट, कितना प्रॉफिट आ रहा है आपके पास? 18 प्लस 9 प्लस 7, 34 माइनस 32 is -2. Then 18 plus 9 plus 8 is 35. Minus 31 is -4. लॉस आ रहा है आपको F2 पे, है ना? 14 plus 12 plus 5, 31 minus 34 is 3. 14 plus 12 plus 4, 30 minus 32 is 2. 14 plus 12 plus 3, 29 minus 31 is 2. ठीक है, नेक्स्ट 13 plus 9 plus 5, 27 minus 34 is 7. 13 plus 9 plus 5, 27 minus 32 is 5. 13 plus 9 plus 6 minus 31 is 3. ठीक है, तो ये आपके पास बन गया आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स। बना लो यहाँ पे नीचे प्रॉफिट मैट्रिक्स अपना, S1, S2, S3, F1, F2, F3, F4, 6 minus 2, 3, 7, 6 minus 2, 2, 5, 1 minus 4, 2 and 3. ठीक है, अब हमें क्या लिखनी है? सप्लाई एंड डिमांड देखनी है। तो ये रही हमारे पास डिमांड और ये रही हमारे पास सप्लाई। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन टोटल करके देखना एक बार सेम आता है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है चेक करना पड़ेगा ना पहले। 80 प्लस 120 प्लस 150 is 350. Here 10 plus 150 plus 50 plus 100 is 310. तो ये आपका बैलेंस्ड नहीं है। 350 माइनस 310 आपको 40 की और यहाँ पे चाहिए आपकी सप्लाई। ठीक है, हमें एक F5 इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी डमी। 0 0 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगी आपकी सप्लाई एंड हेयर डिमांड। सप्लाई कितनी है आपके पास? 10, 150, 50, 100 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 की डमी। 80, 120 एंड 150 आपके पास डिमांड। 80, 120 एंड 150। ठीक है, टोटल कर लो, आपका ये बैलेंस्ड ही आएगा। 10, 150, 50, 100, 40। 10, 150, 50, 100 एंड 40। 350, 80, 120 एंड 150 इज 350। हो गया बैलेंस्ड हमारे पास ये। ठीक है, बैलेंस बन गया। अब मैट्रिक्स, अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है अभी, ये मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स बना, बताना एक बार मेरे को जरा। मैम ये मैट्रिक्स हमारा बना है प्रॉफिट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट एलिमेंट निकाला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस नहीं था तो हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हमें देखना है कि ये जो मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। तो मैम ये तो है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, तो क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट होता है? पूरे मैट्रिक्स में से जो हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट है उसे उठा के आपको होल मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट इस टाइम पे मेरे पास है 7। ठीक है, 7 है मेरे पास हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट। अब इसे पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी? लॉस मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बना लो फटाफट लॉस मैट्रिक्स। 7 माइनस 6, 1, 7 माइनस -2 ऐसे हो जाएगा ना। 7 माइनस -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। 7 माइनस 3, 4, 7 माइनस 7, 0, 7 माइनस 0 इज 7, देन 1, यहाँ पे अगेन 9, 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2,
and 7 minus 0 is 7. Then 7 minus 1 is 6. 7 minus 4 is 11. 7 minus 2 is 5. 7 minus 3 is 4. 7 minus 0 is 7. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई, आपकी लॉस मैट्रिक्स बन गई है। सप्लाई लिख लो यहाँ पे 10, 150, 50, 100 and 40। डिमांड भी लिख लो 80, 120, 150। यहाँ पे क्या आ जाएगा S1, S2, S3, F1, F2, F3, F4 एंड F5। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉपर लॉस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम इसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे। जो भी हमारे मैथड्स हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले, फिर चेक करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, हम इसे हमेशा वैम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वैम मेथड के लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। कॉलम वाइज भी ऐसे लाइन खींच लो। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं रो पेनल्टीज। अभी दो लीस्ट को सेल लेने हैं। 1 minus 1 is 0, 9 minus 9 is 0, 4 minus 5 is 1, 0 minus 2 is 2, 7 minus 7 is 0, 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1 and here is 4 minus 5 is 1। ठीक है, अब हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी आई है इस केस में, 2 है हमारी हाईएस्ट पेनल्टी। ठीक है, तो अभी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एलोकेशन कर देंगे। 2 मेन लीस्ट को सेल हमारे पास ये। अब यहाँ पे 80 की डिमांड है एंड 100 की सप्लाई है, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 80 की एलोकेशन हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा खत्म और यहाँ पे हमारे पास स्टिल 20 यूनिट्स की सप्लाई बच जाएगी। अगेन हम पेनल्टीज निकाल लेंगे। चलो 6 minus 1 is 5, 11 minus 9 is 2, 5 minus 5 is 0, 4 minus 2 is 2, 7 minus 7 is 0 और यहाँ पे 1 and 1 ही आ जाएगी। अब इस केस में हाईएस्ट पेनल्टी हमारे पास मैम 5 है। ठीक है, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी। कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 10 हो जाएगी और ये सप्लाई हो जाएगी खत्म। बट डिमांड और बचेगी, 110 यूनिट्स की डिमांड अभी भी बच जाएगी। फिर से हम पेनल्टीज निकालेंगे 2020। यहाँ पे पेनल्टी चेंज हो जाएगी, 2 minus 5 is 3 और यहाँ पे 4 minus 5 is 1। ठीक है, अब इस केस में हाईएस्ट पेनल्टी है मेरे पास 3। अब यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट को सेल दिस। अब यहाँ पे 20 एंड 110 में से कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 20 की एलोकेशन हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा, 90। 110 minus 20 is 90 बच जाएगा आपके पास। ओके, फिर से हम निकाल लेंगे पेनल्टीज। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 minus 7 is 2, यहाँ पे 5 minus 7 is 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ गए हैं, तीनों इक्वल पेनल्टीज है। जो हाईएस्ट पेनल्टी थी तो हम देखेंगे कहाँ पे हम ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। तो इस 2 पे अगर हम देखें तो हम एलोकेशन कर पाएंगे 50 यूनिट्स की। इस 2 पे देखें तो हम एलोकेशन कर पाएंगे अगेन 50 यूनिट्स की। इस 2 पे देखें तो हम एलोकेशन कर पाएंगे 90 यूनिट्स की। तो हम कहाँ पे एलोकेशन करेंगे, यहीं पे एलोकेशन करेंगे। कितनी यूनिट्स की, 90 यूनिट्स की। 150 माइनस 90, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 यूनिट्स बचेंगी। फिर से पेनल्टी निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2
यहाँ पे आ जाएगा 11, 5 एंड 7। हाईएस्ट पेनल्टी है इस केस में अब आपके पास 11, तो यहीं पे हम अभी एलोकेशन कर देंगे। 60 की एलोकेशन हो जाएगी और ये सप्लाई हो जाएगी खत्म। डिमांड अभी भी बचेगी 150 माइनस 60 इज 90 की। ठीक है, फिर से पेनल्टीज निकाल लेंगे। 5, 7 एंड 2। हाईएस्ट है इस केस में हमारे पास 7, तो यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे हम। यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी 40 यूनिट्स की। ये हो जाएगा खत्म, तो 90 माइनस 40 आ जाएगा आपके पास 50। यहाँ पे 50 यूनिट्स बचेंगे और यहाँ पे लास्ट में हम 50 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हमारे पास निकल आएगा। सिंपल था, इसे मैंने ज्यादा एफर्ट्स लेके नहीं समझाया क्योंकि हम पहली क्लास से हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ही निकालते आ रहे हैं। अब तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकलता कैसे है। ठीक है, तो हमारा ये इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें देखना है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल्टा आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यू आई एंड वी जेस चाहिए। और ये कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, यू आई एंड वी जेस, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे फॉर ऑल एलोकेटेड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू आई एंड वी जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे भी पहले हम यहाँ पे नीचे बना लेते हैं टेबल। S1, S2, S3, F1, F2, F3, F4, F5। ठीक, 19407 यही है ना, 19407। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19527, 6, 11, 5, 4 एंड 7। एलोकेशंस कैसे हैं, 10, 90, 20, 80, 40, 50, 60। ठीक है, ये हो गई आपकी एलोकेशंस। सबसे पहले तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है ये नॉन डीजनरेटिव है या फिर डीजनरेटिव है। फर्स्ट स्टेप तो आपका यही रहेगा। तो कैसे चेक करते हैं, m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन है कि नहीं है। तो करके देख लेते हैं हम भी ऐसे ही। m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन है क्या। m मतलब रोज, n मतलब कॉलम्स। 1 2 3 4 5 रोज हैं प्लस 3 कॉलम्स हैं, माइनस वन इक्वल टू एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एलोकेशन हैं। 5 प्लस 3 माइनस वन इज 7, तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। तो ये हमारा हो गया नॉन डीजेनरेटिव। नॉन डीजेनरेटिव सॉल्यूशन आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यू आई एंड वीजेस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दो u1, u2, u3, u4, u5, v1, v2 and v3। फर्स्ट f1 s2 के लिए निकालेंगे 1, सॉरी इसकी सी आई जे कितना है 1 इक्वल्स टू u1 प्लस v2। देन निकालेंगे हम f2 s2 के लिए 9 इक्वल्स टू u2 प्लस v2। फिर निकालेंगे हम f2 s3 के लिए 11 इक्वल्स टू u2 प्लस v3। फिर निकालेंगे हम f3 s3 के लिए 5 इक्वल्स टू 50
प्लस सॉरी 50 क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 5 इक्वल्स टू U3 प्लस V3। देन हम लिखेंगे F3 S3 लिखा था ना, F4 S1, F4 S1 के लिए 0 इक्वल्स टू U4 प्लस V1, F4 S2 के लिए 0 नहीं 2 है यहाँ पे, 2 इक्वल्स टू U4 प्लस V2 एंड लास्ट वन ही बचा ना हमारे पास, F5 एंड इसके लिए जगह ही नहीं बची, यहीं पे कर लेते हैं हम F5 V3 के लिए 7 इक्वल्स टू U5 V3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरो लेट करना है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोकेशन है। तो 1 2 1 2 एंड 1 यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 3, तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोकेशन मिल गई 3, तो इसे मैं लेट कर लूंगी 0। V2 को मैंने लेट कर लिया 0। अब V2 यूज हुआ है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू U1 प्लस 0, U1 इक्वल्स टू 1। देन V2 यूज हुआ है यहाँ पे 9 इक्वल्स टू U2 प्लस 0, U2 इक्वल्स टू 9। देन U2 निकल गया, U2 यहाँ पे यूज हुआ है 11 इक्वल्स टू 9 प्लस V3, V3 इक्वल्स टू 11 माइनस 9, V3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास V3 निकल गया, तो 5 इक्वल्स टू U3 प्लस 2, U3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो U3 इक्वल्स टू 3। देन इज V1 एंड U4 चाहिए हमें, तो V1 निकला है या U4 निकला है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना पहले वैल्यूज। हमारे पास V3 आ गया है 2 एंड यहाँ पे हमारे पास U3 आ गया है 3। अब हमारे पास ना U4 है, ना ही हमारे पास V1 है, ना ही U4 है, ना ही V2, V2 है तो है हमारे पास, तो 2 इक्वल्स टू U4 प्लस 0, U4 इक्वल्स टू 2 माइनस 0, तो U4 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। 0 इक्वल्स टू U4 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस V1, V1 इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला जाएगा -2, -2 और ये U4 है हमारे पास 2। लास्ट रह गया हमारे पास U5, इसके लिए हमारे पास 7 इक्वल्स टू U5 प्लस V3 की क्या वैल्यू है 2, U5 इक्वल्स टू 7 माइनस 2, U5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, UI एंड VJs की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये सारे अनएलोकेटेड सेल के लिए कैलकुलेट होती है। टेबल ले आते हैं हम अपना नीचे, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। कॉपी एंड पेस्ट F1 S1 के लिए सबसे पहले Cij यानी कि 1 माइनस UI 1 प्लस -2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास F1 S3 6 माइनस 1 प्लस 2, देन F2 S1 9 माइनस 9
माइनस -2, F3 S1, 4 - 3 प्लस -2, फिफ्थ आ जाएगा आपके पास F3 S2, 5 - 3 प्लस 0, F4 S3, 4 - 2 प्लस 2, F5 S1, 7 - 5 प्लस -2, F5 S2, 7 - 5 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास थे एलोकेटेड सेल्स थे। तो अब इसे कर लेते हैं डिलीट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं फटाफट से। चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 1 माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, -2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 2 + 1 3, 6 - 3 इज 3। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 9 माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 - 2 कितना हो जाता है, 7। तो 9 - 7 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 2। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा आपका 3, 5 - 3 आ जाएगा 2, 4 - 4 आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा 3, एंड 7 - 3 हो जाएगा 4, 7 - 5 हो जाएगा 3, सॉरी 2। ठीक है, ये निकल गई हमारी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी निकल चुकी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कोई भी आपकी लेस देन 0 आई है, नहीं मैम, एक भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी लेस देन 0 नहीं आई है, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोर देन 0 ही आई है। तो क्या ये आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हुआ, यस मैम, जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही है हमारा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल के बता देते हैं कितनी आई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्रॉफिट निकालना है ना आपको, प्रॉफिट कितना आया है आपका, 1 × 10 प्लस कितना लिखा है ये, 9 × 90 प्लस 11 × 60। यहां से हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं प्लस 5 × 50 प्लस 0 × 80 प्लस 2 × 20 प्लस 7 × 40। कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी आपकी, 1 × 10, 9 × 90, 11 × 60, 5 × 50, 2 × 20, 7 × 40। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 20 एंड 50। और ये है आपकी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो शेड्यूल बनाना है वो इस तरह से बनाना है। ठीक है, और ये आपका आ गया प्रॉफिट, यही पूछा था आपको क्वेश्चन में और हमने वो निकाल के बता दिया, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। इजी क्वेश्चन ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये तो पहली बार में सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं वो चीज बताने वाली हूँ जो मैंने अभी तक ऊपर के किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। चलो क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ। क्या बोल रहे हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर विशेस टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ स्प्रीज। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसे स्प्रीज परचेज करने हैं। तो ये आपके पास क्या गिवन है, आपको यहाँ पे डिमांड दे रखी है मैम। ओके, कौन से स्प्रीज लेने हैं उसे? ए बी सी डी एंड ई, और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी आपको दे रखी है। डिमांड मिल गई आपको, और डिमांडेड थिंग भी मिल गई, और कितनी डिमांड है ये भी मिल गई। नेक्स्ट क्या बोला है? Tenders are submitted by 4 different manufacturers who undertake to supply not more than the quantities mentioned below। कहते हैं 4 सप्लायर्स ने टेंडर दिया है स्प्रीज को सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गए? सप्लायर्स भी मिल गए, सप्लायर्स भी मिल गए यहाँ पे आपको, एंड वो मैक्सिमम कितनी सप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको मिल गया। ओके मैम, the store estimates that its profit spree will vary with the manufacturer as shown in the following matrix। और ये आपको नीचे क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। W मैन्युफैक्चरर से A स्प्री जो आप अगर मंगवाते हो तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर W मैन्युफैक्चरर से B स्प्री मंगवाते हो तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको क्या बताना है? उन्हें एक ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बना के देना, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बना के देना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? टेबल बना लेंगे। ए बी सी डी एंड ई, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम अपनी सप्लाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपनी डिमांड। ठीक है, ताकि हम देख सके कि ये बैलेंस है कि नहीं है। सप्लाई कितनी है? 300, 250, 150, 200। ओके, डिमांड कितनी है? 150, 100, 75, 250 एंड 200। ठीक है, टोटल कर लो। 300, 250, 150, 200 is 900, 150, 100, 75, 150, 175, 250 and 200 is 775। कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास? 125 का डिफरेंस आ रहा है। तो 125 आपको क्या एक इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी? डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 125 से डिमांड कम है। 125 की नकली डिमांड हम बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक एफ, जिसकी प्रॉफिट होगी 0 0 0 एंड 0। 150, 100, 75, 250, 200 एंड 125। यहाँ पे आ जाएगी आपकी सप्लाई, सप्लाई आ जाएगी 300, 250, 150 एंड 200 आ जाएगी आपकी सप्लाई। अब हम बना देंगे अंदर प्रॉफिट मैट्रिक्स है जो हमारा, उसे कन्वर्ट करके लिख देंगे हम अपने लॉस मैट्रिक्स में। पहले इसे पूरा का पूरा नीचे उतार लेते हैं ताकि हमारे पास बैलेंस टेबल बन जाए, फिर उसके बाद हम इसे लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लिखो यहाँ पे अपना 275, बस ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। 350, 425, 225, 150, 300, 325, 450, 175, 100, 250, 350, 475, 200, 125, 325, 275, 400, 250 एंड 175। ठीक है, 150, 100, 125, 225, 175, 200, 250, 425, 450, 470, 400, 350, 300, 200, 300, 250 एंड 250। ठीक है, ये बन गया आपका बैलेंस्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख लो, ये क्या बन गया आपका? बैलेंस्ड मैट्रिक्स। अब हमें क्या बनाना है? ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है ना, अभी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉस मैट्रिक्स में। तो हाईएस्ट एलिमेंट है जो आपका इस क्वेश्चन में, दैट इज 475। ठीक है, तो अभी हम अपना प्रॉफिट लॉस मैट्रिक्स बना लेते हैं। 475, 475, 475 एंड 475। ओके, बाकी में माइनस कर लो। 475 माइनस 275 इज 200, 475 minus 300 is 175. 475 minus 250 is 225.
475 minus 325 is 150. 475 minus 350 is 125. 475 minus 325 is 150. 475 minus 350 is 125. 475 minus 275, 200. 475 minus 425, 50. 475 minus 475 minus 450 is 25, 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 75. 475 minus 225, 250. 475 minus 175, 300. 475 minus 200, 275. 475 minus 250, 225. 475 minus 150, 325. 475 minus 100, 375. 475 minus 125, 350. 475 minus 175 is 300. ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये हमारा बन गया लॉस मैट्रिक्स. A, B, C, D, E and F, W, X, Y, Z. ठीक है, सप्लाई लिख लो यहाँ पे 300, 250, 150, 200, 150, 100, 75, 250, 20 एंड 125. अब हम क्या करेंगे मैम, इसे रैम मेथड से सॉल्व करना है तो हमें निकालनी पड़ेगी पेनल्टीज. वेरी गुड, तो पेनल्टीज निकालेंगे. 50, यहाँ पे 50 है एंड उससे हाईएस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट हमारे पास 50 एंड उससे हाईएस्ट कॉस्ट हमारे पास 125. तो 125 माइनस 50 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 75. देन नेक्स्ट रो में 25 माइनस 150, 125. देन नेक्स्ट में हमारे पास आएगा 0 एंड 125, तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 125. यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 150 माइनस 75 इज 75. इधर कॉलम वाइज अपनी निकाल लो पेनल्टीज. 175 माइनस 150 इज 25. यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0. ठीक है, ये हमारे निकल गई हमारे पास पेनल्टीज. अब इन सब में से आपकी हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है मैम, अब ना आपका ध्यान देने वाली बात है, ये स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ. जो आपके पास दो हाईएस्ट पेनल्टी है 125 एंड 125. अब इन दोनों में से हम पहले कहाँ पे एलोकेशन करें, तो जब आपके पास पेनल्टी सेम आ जाती है तो उस केस में आपको एक रूल दे रखा है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रूल. रूल व्हेन वी गेट टाई इन पेनल्टीज. ठीक है, जब दो पेनल्टी सेम आ जाए ना उसे हम कहते हैं टाई. तो जब हमें पेनल्टीज में टाई हो जाए उस केस में हमें क्या करना होता है, देन चेक वेयर वी हैव मोस्ट लीस्ट कॉस्ट. ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि जो दो पेनल्टीज में टाई हुआ है ना उसमें दोनों में से सबसे ज्यादा लीस्ट कॉस्ट किसके पास है. अब अगर ये 125 देखे, अगर यहाँ पे एलोकेशन करनी होगी तो यहाँ पे एलोकेशन होगी इधर, और अगर ये 125 देखे तो यहाँ पे एलोकेशन होगी इधर. अब 25 एंड 0 में से लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है हमारे पास, 0 सबसे लीस्ट कॉस्ट है, तो एलोकेशन हम कहाँ पे कर देंगे, 0 पे एलोकेशन कर देंगे. इफ मैम अगर दोनों ही पेनल्टी सेम हो, यानी कि दोनों पे ही 25 दिया, दोनों की कॉस्ट सेम होती है अगर, फिर क्या करते, अगर आपका पेनल्टीज में टाई है एंड उसके बाद आपका कॉस्ट में भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी टाई आ गया है, देन आपको देखना है कि आप मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 75 एलोकेशन कर सकते हो, यहाँ पे भी 75 एलोकेशन कर सकते हो. अगर आपका पहले देखो कि आपका पेनल्टीज अगर टाई है तो कॉस्ट किस में कम है, अगर कॉस्ट भी टाई होगी है देन देखो मैक्सिमम एलोकेशन किस पे कर सकते हो. अगर मैक्सिमम एलोकेशन भी टाइम हो गई है देन आप नो रैंडमली जहां पे आपका दिल करे वहां पे आप अपना जो है एलोकेशन कर देना. ठीक है,
अगर हमारे पास यहाँ पे देन चेक वेयर वी हैव मोस्ट लीस्ट कोस्ट, वहां पे आपको एलोकेशन कर देनी है. इफ वी अगेन हैव टाई इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, then go for the maximum allocation. समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही करेंगे एलोकेशन. अब 125 एंड 25 हमारे पास टाई हो गया पेनल्टीज में. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 25 एंड 0 है, तो लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? 0 है, तो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी. यहाँ पे हो जाएगी 75 की एलोकेशन, ये जाएगा कट, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 150 माइनस 75 इज 75. ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इधर ऊपर 25 पे एलोकेशन कर दोगे ना, तो आपका सम पूरा गलत हो जाएगा. एक काम करना, अगर आप चाहते हो कि आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहे, तो ये पहले तो नॉर्मल सॉल्व करना जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया है. उसके बाद आप देखना कि आप जीरो की जगह, यहाँ पे जीरो की जगह ना 25 पे एलोकेशन करके देखना. देखना आपका आंसर ही नहीं मैच करेगा, आएगा नहीं. पता है क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ. आप ऐसे कर लोगे, उसके बाद ना आपकी जो एलोकेशन आएंगी ना, नंबर ऑफ एलोकेशन, वो 8 आएंगी. आपका अभी इसका m प्लस एन माइनस वन निकालना एक बार. m प्लस एन माइनस वन करके आपका आएगा 9, और नंबर ऑफ एलोकेशन आएंगी 8, तो ये आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा. तो फिर आप एक जो है डमी एलोकेशन लगाओगे ई का देके, फिर ये 9 हो जाएगा. फिर इसके बाद जब आप यूआई और वीजे निकालने लगोगे ना, वो निकलेगा ही नहीं. ट्राई करके देख लेना, अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लेना, यूआई और वीजे निकलेगा नहीं, आप अटक के रह जाओगे. आपके पास यहाँ जो V6 आएगा ना, इसकी डबल वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, और ऐसा तो होता नहीं है, डबल वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए. तो इसीलिए ये आपका रूल है, इसे फॉलो करोगे तो आपके एलोकेशन सही जाएंगे, आपका आंसर सही निकल जाएगा. ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा. फर्स्ट एलोकेशन हो गई मेरी. अब मुझे नेक्स्ट क्या करनी है? नेक्स्ट फिर से पेनल्टी निकालनी है मुझे. यहीं पे निकाल लेती हूँ. 125 माइनस 200 75, देन 150 माइनस 175 25, देन 225 माइनस 125 100, यहाँ पे और 50. बाकी तो कॉलम पेनल्टी सेम रहेगी. अब आपके पास हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है मैम? 100, तो यहीं पे हम एलोकेशन कर देंगे. 100 पे देखो तो 125 पे एलोकेशन होगी, कितनी होगी? 75 यूनिट्स की एलोकेशन होगी, और ये भी हो जाएगी हमारी खत्म. बट यहाँ पे अभी भी बच जाएगी 100 माइनस 75, सप्लाई बच जाएगी आपके पास 25 की. ठीक है, इस बार कॉलम वाइज पेनल्टी चेंज होंगी हमारे पास, तो कैलकुलेट कर लो कॉलम वाइज पेनल्टी. 175 माइनस 150 इज 25, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा आपकी पेनल्टी. ठीक है, अब हाईएस्ट पेनल्टी हमारे पास अगेन कौन सी है? 75 है हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एलोकेशन कर देंगे. लीस्ट को सेल है दिस, और यहाँ पे 25 की एलोकेशन हो जाएगी. ये सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बचेगी 300 माइनस 25 275 की. सॉरी, डिमांड खत्म हो जाएगी, सप्लाई अभी भी बचेगी. ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से पेनल्टीज निकाल लेंगे. चलो निकालो. यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 300 माइनस 175 125, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 225 माइनस 150 इज 75. अब हाईएस्ट पेनल्टी आपके पास कौन सी है? 125 है मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी, तो हम यहीं पे एलोकेशन कर देंगे. यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी कितने की? 150 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी. ये मेरे पास हो जाएगा खत्म, बट यहाँ पे अभी भी बचेगा 250 माइनस 150 100. ठीक है, नेक्स्ट फिर से पेनल्टी निकालते हैं. मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है. आपको इरेज नहीं करना, आपको पेनल्टी दिखा के आनी है. यहाँ से तो सेम ही पेनल्टी रहेंगी, यहाँ पे आपकी पेनल्टी चेंज हो जाएंगी. 325 माइनस 250 इज 75, यहाँ पे भी 75, और 300 माइनस 225 इज 75.
ठीक है, तो आपकी जो सारी पेनल्टीज हैं, अभी हाईएस्ट पेनल्टी आपके पास 3 हो गई, 75, 75 एंड 75। अब फिर से देखेंगे कि हमें एलोकेशन कैसे करनी है। फर्स्ट रूल क्या है, आपको देखना है कि कॉस्ट सबसे कम किस में है। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये क्या हो गया, तो अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं, फर्स्ट वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है 250, सेकंड वाले के 300 एंड थर्ड वाले के 225। अब तीनों में से सबसे कम कॉस्ट किस में है, सबसे कम कॉस्ट है मैम मेरी 225 में, तो मैं यहीं पे एलोकेशन करूंगी। ठीक है, कितनी की एलोकेशन हो जाएगी यहाँ पे, 200 एलोकेशन हो जाएगी। दिखेगा नहीं ना इसे, यही है ना 150, कहाँ पे गई हमारी डिमांड, 150, 175, 150, 175, 150, 175, 250 एंड 200, 150, 175, 250 एंड 200 है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी कहूँ यहाँ पे 20 कैसे आ रहा है, तो कहाँ पे एलोकेशन कर रही थी मैं, यहाँ पे एलोकेशन कर रही थी ना 75, हाँ यहाँ पे हो जाएगी 200 आपकी एलोकेशन, और यहाँ पे आपकी सप्लाई 50 की बच, डिमांड 50 की बच जाएगी, फिर सप्लाई हो जाएगी आपकी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फिर से निकालेंगे पेनल्टीज। अब नेक्स्ट हम एलोकेशन करेंगे, सॉरी पेनल्टी निकालेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपकी इसी पेनल्टी को मैं रेज कर देती हूँ, फिर से पेनल्टी यहीं पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगी 50, यहाँ पे आ जाएगी 375 माइनस 325, 50, यहाँ पे आ जाएगी 0, इधर निकाल लो, 325 माइनस 250 इज 75, यहाँ पे भी आ जाएगी 75। ठीक है, तो अभी आपके पास दो हाईएस्ट पेनल्टी हैं, 75 एंड 75। ठीक है, तो दो हाईएस्ट पेनल्टी आपके पास 75 एंड 75, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलोकेशन करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हो सकती है। अभी दोनों में 300 एंड 250 में से लीस्ट कॉस्ट सेल हमारे पास कौन सा है, 250 है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट सेल, तो यहीं पे एलोकेशन हो जाएगी आपकी। कितनी एलोकेशन हो जाएगी यहाँ पे, 50 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी, क्योंकि 50 बची है ना आपके पास डिमांड। 275 माइनस 50 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225। ठीक है, नेक्स्ट चलो भी फिर से पेनल्टी निकालते हैं। यहाँ पे 475 minus 325 is 150 and 475 minus 375 is 100। तो हाईएस्ट पेनल्टी आपके पास कौन सी है, 150, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलोकेशन हो जाएगी यहाँ पे कितनी यूनिट्स की, 200 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी यूनिट्स बच जाएंगी, 25 यूनिट्स बच जाएंगी। लास्ट में अब यही दो बचे हैं, यहीं पे एलोकेशन कर देंगे। यहाँ पे एलोकेशन कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट्स की, और ये हो जाएगा खत्म। और यहाँ पे बच जाएंगी 100 यूनिट्स, और यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी 100 यूनिट्स की, और ये भी हो जाएगा हमारा खत्म। तो ऐसे होती है हमारी एलोकेशन। इसमें कंसेप्ट सीखने वाला क्या था कि अगर हमारी दो पेनल्टीज सेम आ जाएं तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें जाना है लीस्ट कॉस्ट सेल पे। दोनों में से अगर लीस्ट कॉस्ट सेल में भी टाई हो गया तो फिर हमें जाना है मैक्सिमम एलोकेशन पे। समझ आया, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा जहां पे भी आपकी पेनल्टीज टाई करेंगी। अब हम क्या करते हैं, इसे साफ सुथरा टेबल में बना लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है। A, B, C, D, E and F, W, X, Y and Z, 200, 125, 50, 250, 325 and 475, 150, 200, 75, 225, 300, 475, 225, 125, 0, 275, 350, 475, 175, 150, 25, 300, 375 एंड 475। तो ये हमारा बन गया टेबल। अभी हम यहाँ पे एलोकेशन जो हमने की थी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे की हमने 25 यूनिट्स की एलोकेशन की है, यहाँ पे की है 150 यूनिट्स की एलोकेशन,
here 75 units की allocation, here also 75 units, then यहाँ पे 50, then लास्ट में 200, 225 पे 200, then again 200 यहाँ पे, then 25 and 100। ठीक है, ऐसे हमने की है अपनी एलोकेशंस। तो m प्लस एन माइनस वन कितना आ गया, m प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस है कि नहीं, क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि ये नॉन डीजनरेटिव है कि डीजनरेटिव है। तो आपकी रोज है 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 माइनस वन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, नॉन डीजनरेटिव। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अपने वी आई एंड यू ए कैलकुलेट, वी आई एंड यू आई एंड वी जे कैलकुलेट करेंगे। U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट जहां पे आपकी एलोकेशन है उसे जीरो लेट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसी में एक हाईएस्ट एलोकेशन है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो सारी वैल्यूज अपनी फॉर ऑल एलोकेटेड सेल्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम करते हैं डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 125 इक्वल्स टू U1 प्लस V2, 125 equals to 0 plus V2, V2 equals to 125। Next, WD 250 equals to U1 plus V4, 250 equals to 0 plus V4, V4 equals to 250। Third, WE 325 equals to U1 plus V5, 325 equals to 0 plus V5, V5 equals to 325। Okay, let's move on to the next। WF WF 475 equals to U1 plus V6, 475 equals to 0 plus V6, V6 equals to 475। नेक्स्ट चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रो में, XA 175 equals to U2 plus V1, ना U2 है मेरे पास, ना ही मेरे पास V1 है, तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। देन हमें चलेंगे XF पे, 475 equals to U2 plus V6, मेरे पास V6 है, 475 equals to U2 plus V6 हमने कितना निकाला है, 475। तो U2 कितना आ जाएगा, 475 minus 475 is U2 equals to 0। U2 आ गया मेरा कितना, 0। U2 अब यहीं पे भी यूज हुआ है। 175 equals to 0 plus V1, V1 equals to 175। चलो नेक्स्ट चले अब हम YB, YB equals to 125 U3 plus V2, 125 equals to U3 plus V2 कितना मेरे पास 125, तो U3 कितना आ जाएगा 125 minus 125 is 0। U3 भी हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट निकालेंगे हम YC 0 equals to U3 plus V3, U3 plus V3, 0 equals to U3 मैंने कितना निकाला है 0 plus V3, तो V3 कितना आ गया 0।
ठीक है, लास्ट वन इज ZD। ZD पे है 225 U4 V4, 225 equals to U4 plus V4, 225 equals to U4 plus V4 मेरे पास कितना है 250, तो U4 आ जाएगा आपका 250, नहीं माइनस में आ जाएगा ना ये, 225 माइनस 250, U4 equals to 225 minus 250 is minus 25, U4 मेरा कितना आ गया -25। ठीक है, ये सारी मेरे पास UI एंड VJ की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कर लो फटाफट कैलकुलेट, फिर क्या फॉर्मूला है, डेल्टा IJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर ऑल एलोकेटेड सेल्स। टेबल को उठा के नीचे ले आए, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, WA इक्वल्स टू 200 माइनस 0 प्लस 175, WC equals to 50 minus 0 plus 0, थर्ड W के बाद A और C ही खाली थे, उसके बाद आ जाएगा XB पे 150 माइनस 0 प्लस 125, XC पे 25 माइनस 0 प्लस 0, देन XD 300 minus 0 plus 250, XE 375 minus 0 plus 325, और यहाँ पे x हो गया हमारा खत्म, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास y a 225 माइनस 0 प्लस 175, xd सॉरी yd 275 माइनस 0 प्लस 250, then ye and yf, ye क्या बोलता है 350 माइनस 0 प्लस 325, YF बोल रहा है 475 माइनस 0 प्लस 475, देन आ जाएगा ZA 150 माइनस 25 प्लस 175, ZB 200 माइनस 25 प्लस 125, ZC 75 माइनस 25 प्लस 0, ZE 300 माइनस 25 प्लस 325, ZF 475 माइनस 25 प्लस 475। ठीक है, ये बन गया हमारा
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेबल। अभी कैलकुलेट कर लो फटाफट सारी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 200 माइनस 175, पॉजिटिव में 25, 50 माइनस 0 50, 150 माइनस 125 25, 25 माइनस 0 25, 300 माइनस 250 50, 375 माइनस 325 50, 225 माइनस 175 100, 275 माइनस 250 25, 25, 475 माइनस 475 0, यहाँ पे आ जाएगा। अब 25 माइनस में प्लस 175 इज 150, माइनस 150 इज 0, 25 माइनस में प्लस 125 इज 100, 200 माइनस 100 इज 100, 25 माइनस में प्लस 0 इज माइनस 25, 75 माइनस माइनस 25 is 100, minus 25 plus 325 is 300, 300 minus 300 is 0, and minus 25 plus 475 is 450, 475 minus 450 is 25। तो क्या कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव में आई है? नहीं मैम, एक भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी नेगेटिव में नहीं आई है। मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। जो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली है ना ऊपर ही, ये वाली, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी ये एलोकेशंस आप अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स पे डालो और प्रॉफिट उन्हें बता दो जितना उन्होंने मांगा है, प्रॉफिट निकाल के उन्हें दिखा दो। ठीक है, ये स्टेप मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा था क्वेश्चन। इसमें बस इतना सीखना था हमें कि अगर टाई हो जाए पेनल्टीज में तो क्या करना है। ठीक है, वो स्टेप्स मैंने आपको लिखा दिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट पढ़ो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज ट्रक्स अवेलेबल एट 4 डिफरेंट साइट्स। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास 4 डिफरेंट साइट्स हैं। साइट ए, साइट बी, साइट सी एंड साइट डी, और यहाँ पे ये ट्रक्स अवेलेबल हैं। कस्टमर डब्ल्यू एक्स एंड वाई रिक्वायर ट्रक्स है शोन बिलो। कस्टमर डब्ल्यू एक्स एंड वाई को ट्रक्स चाहिए इतने 5, 8 एंड 10। तो ये आपके पास हो गई डिमांड, और ये हो गई आपके पास डेस्टिनेशन, ये हो गई आपके पास सप्लाई, और ये हो गई आपके पास सप्लायर। ठीक है, आगे पढ़ो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रक्स टू द कस्टमर आर गिवन बिलो। ये आपको क्या दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। सॉल्व द अबव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको अबव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देनी है, बहुत सिंपल है। इसका मैंने मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में बनवाया था, ऊपर जाओ जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाना सीख रहे थे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन का आपको टेबल बनाया हुआ है। तो ऊपर जाके उसे टेबल को रेफर करो और ये क्वेश्चन का आंसर कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सिखाने वाला नहीं है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे अभी तक सीखी है, जो भी स्टेप्स थे वही इसमें स्टेप्स लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मैम हमने सीखा सबसे पहले कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स है जिनसे हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन कौन से मेथड है हमारे पास? फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड वन इज मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड, और उसी में हमारे पास दो थे, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। देन हमने सीखा एक वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन सब मेथड में हमने इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालना सीखा, जिसमें से सबसे ज्यादा रेलिवेंट मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम यही मेथड यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद हमने सीखा कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसकी हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी होती है। तो ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करते हैं? हमारे पास दो मेथड है, मोदी मेथड एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड हालांकि हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमें इसका यूज ही नहीं आने वाला है, ये फाइनल का यूज है। मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि स्टेपिंग स्टोन मेथड ऐसा समथिंग होता है। वैसे आप देखोगे ना तो आपने मोदी मेथड में स्टेपिंग स्टोन मेथड कर लिया है। जैसे मोदी मेथड में आप लूप बनाते हो ना, तो स्टेपिंग स्टोन में भी ऐसे ही लूप बनते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है वो हम फाइनल में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल आपको होगा कि मैम ये तो हमने इंटर में ही कर लिया था। ठीक है, तो मोदी मेथड में हमें कैसे होता है? मोदी मेथड में हमें कैलकुलेट करनी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उससे हमें पता चल जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर नेगेटिव में आई है तो मतलब कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम कर सकते हैं।
तो उस केस में नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा, तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि जो आपने इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकाला है वो आपका नॉन डिजनरेटिव है कि डीजनरेटिव है। वो कैसे चेक होगा? m प्लस n माइनस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो नॉन डिजनरेटिव है। अगर m प्लस n माइनस वन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो डीजनरेटिव है, आपको उसे डीजनरेट करना पड़ेगा एलोकेशन को। तो उस केस में डीजनरेटिव को कैसे नॉन डीजनरेटिव में बनाते हैं? जो लीस्ट कॉस्ट सेल होता है, अनएलोकेटेड सेल में जो लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे पास, उसे हम रैंडम एलोकेशन दे देते हैं, दैट इज ई। ई इक्वल्स टू नेग्लिजिबल वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू, इसलिए उसे एलोकेशन दे देते हैं जीरो हम। ठीक है, तो हमारे पास 9 एलोकेशन हो जाती है। जैसे कि अगर 9 है हमारे पास m प्लस n माइनस वन, तो 9 ही हमारे पास एलोकेशन हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगा, तो जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा नॉन डीजनरेटिव। फिर उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यू आई और वी जे की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे, जो कि हमें सारे एलोकेटेड सेल्स के ऊपर लगाना होता है, और हमारे पास ये निकल जाता है यू आई और वी जे की वैल्यू। सबसे पहले तो हमें जहां पे नंबर ऑफ एलोकेशन आपकी सबसे ज्यादा है, उस यू आई एंड वी जे को एज द केस में भी हमें जीरो लेट करना होता है। उसके बाद हम फॉर्मुलाज में वैल्यूज डालते जाते हैं, तो अपने आप सारे यू आई एंड वीजे की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जब हमारे पास यू आई वीजे की वैल्यू आ गई, तो देन आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फॉर ऑल अनएलोकेटेड सेल। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के बाद अगर एक भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नेगेटिव में आई है, तो मतलब कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो आपका ऑप्टिमल नहीं है, तो इसे ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। तो इसे ऑप्टिमल हम कैसे बनाते हैं? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव में, जैसे नेगेटिव में -8 एंड -6 है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, मतलब जिसमें वैल्यू ज्यादा है वो है -8। इसको हम उठाएंगे -8 जिस भी सेल पे होगा, ठीक है, जिस भी सेल पे -8 वाली वैल्यू आ रही होगी, वहां से हम स्टार्ट करेंगे एक लूप प्रिपेयर करना। अब लूप कैसे प्रिपेयर होता है? लूप के लिए आपको करना होता है, जहां जो मेरी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू था वहां से लूप स्टार्ट करना है। वहां से चलते चलते मेरे को सिर्फ एलोकेटेड सेल पे चलते जाना है, और मुझे इस तरह से एलोकेटेड सेल पे चलना है कि मेरा एंड जो है जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड हो जाए। मैंने लूप बनाना आपको सिखाया था। लूप किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बस तिरछा नहीं जा सकता है लूप, सीधी सीधी लाइंस लगती है लूप में। ठीक है, लूप बनने के बाद अब लूप जब बनाया है तो उसमें आपको प्लस माइनस के साइन लगाने हैं। लूप क्यों बनाया? क्योंकि हमें न्यू एलोकेशंस करनी है, क्योंकि पहले वाली एलोकेशन सही नहीं है, तो कुछ तो भी जोड़ना घटाना पड़ेगा एलोकेशंस में, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो जहां से स्टार्ट करते हो आप लूप बनाना, वहां पे प्लस का साइन, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ऐसे चलता जाता है। और इस तरह से हर एक रो में आपके पास एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, और उसी तरह से हर एक कॉलम में भी आपके पास एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आपको प्लस और माइनस करना क्या है? तो जहां पे भी आपने एलोकेशंस की लूप में जितनी भी एलोकेशंस में माइनस साइन लगा है ना, उसमें जो सबसे कम वाली एलोकेशन है, सबसे कम अमाउंट वाली एलोकेशन है, उसे उठाना है और उसे आपको प्लस माइनस करना है। अब ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बेटा जी देखो, मेरे को एलोकेशंस तो चेंज करनी है, कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी अपनी रैंडम वैल्यू उठा लूं लूप में से, तो उस केस में जब मैं माइनस करने बैठूंगी ना, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास माइनस में आंसर आ जाए, और यूनिट्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती हैं। इस वजह से मुझे क्या प्लस माइनस करना है? जो लूप में एलोकेशंस है मेरे पास, और उन एलोकेशंस में जिन पे माइनस साइन लगा है, उस माइनस साइन में जो सबसे कम अमाउंट वाली एलोकेशन है ना, उसे उठाना है और उसे प्लस माइनस कर देना पूरे लूप में से। तो इस तरह से हमारे पास न्यू एलोकेशंस आ जाएंगी। फिर न्यू एलोकेशन आ गई तो न्यू इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन बन गया मेरे पास। अब मैं फिर से उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करूंगी, तो उसकी ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक होगी? फिर से हम यू आई एंड वीजे कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद यू आई एंड वीजे की वैल्यू आने के बाद हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट, और अगर सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आ जाती है या इक्वल्स टू जीरो आ जाती हैं, तो उस केस में आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। अगर फिर से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस देन जीरो आ जाती है, तो अगेन आपको न्यू एलोकेशंस करनी पड़ेगी। ये आपको स्टेप तब तक चलेंगे जब तक कि आपकी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो नहीं आ जाती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें मैंने सिखाया था कि जीरो आ जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट मींस कि आपका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, बट उसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपका एग्जिस्ट करता है। आप दूसरी वे से एलोकेशन करके, कुछ एलोकेशन इधर उधर करके आप न्यू एलोकेशन कर सकते हो, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, मतलब आपका सोल्यूशन तो ऑप्टिमल है। बस समटाइम्स जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वो हमसे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन डिमांड कर रहा था, तो उस केस में हम जहां पे जीरो वैल्यू आई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, वहां से लूप बना के ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बना के उन्हें दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन में एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर हमारा
टाई हो जाता है वैन मेथड में, पेनल्टी वैन मेथड में जब हम इनिशियल बेसिक सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं और पेनल्टीज में अगर हमारा टाई हो जाता है, उस केस में हमें क्या करना है, हाईएस्ट पेनल्टी हमें देखनी होती है। हाईएस्ट पेनल्टी में अगर टाई हो गया है तो देन हम जाएंगे उनके कॉस्ट देखने पे, दोनों में से, दोनों की लीस्ट कॉस्ट लेनी होती है ना, तो दोनों में से एक की, जैसे हमने देखा था 25 लीस्ट कॉस्ट थी, दूसरी रो में 0 लीस्ट कॉस्ट थी, तो दोनों में से कम कौन सी हुई है, 0 वाली कम है, तो यहाँ पे 0 वाली में एलोकेशन कर देंगे। इफ बाई चांस अगर कॉस्ट में भी टाई हो जाता है मैम, पेनल्टी में टाई हुआ देन हमने कॉस्ट देखी, कॉस्ट में भी टाई हो गया दोनों की, देन क्या करना है, हमें देखना है कि मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हो सकती है। तो मैक्सिमम एलोकेशन का मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बताया था, तो जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन हो सकती है वहां पे हम मैक्सिमम एलोकेशन कर देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, बाकी नॉर्मली ही स्टेप्स चलेंगे। और यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितने भी कंसेप्ट, जितने भी मेथड्स हो चुके हैं, हम सब पढ़ चुके हैं अलॉन्ग विथ थ्योरी। इसकी जितनी थ्योरी आ सकती है आपको पेपर में, थ्योरी तो इसकी आएगी नहीं, इसका सिर्फ आपको क्वेश्चन ही आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको कैसे सॉल्व होगा, मेथड्स क्या है, पीछे का लॉजिक क्या है, जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे करनी है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर बड़े अच्छे से हमने खत्म कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन थे सब प्रैक्टिस कर लिए। जब हम रिवीजन करेंगे तो देन हम आरटीपी, एमटीपी एक्सेट्रा, पीवाईक्यू, जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब उठाएंगे, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।